पिट्स इंडिया एक्ट जो हम पढ़ रहे कंटिन्यू कर रहे थे 1784 ईस्वी में जो आया था और वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के ने यह प्रस्तुत किया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो यह पहला वैधानिक दस्तावेज था और इसमें जो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसमें था कि इसके जो व्यापारिक कार्य थे, इसके जो ट्रेड वर्क थे और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क थे वो अलग अलग कर दिए गए थे, कि जो इसके व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। तो इसमें फैक्ट आगे देखते हैं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसमें फर्स्ट टाइम जो कंपनी का जो अधीन क्षेत्र था भारत में, जो भी क्षेत्र कंपनी के अधीन था उसको फर्स्ट टाइम क्या बोला गया था, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। तो कंपनी के अधीन क्षेत्र को फर्स्ट टाइम बोला गया था ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। कंपनी जो जिसके कार्य डिवाइड हो गए थे, व्यापारिक कार्य जो निदेशक मंडल के हाथों में था और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक कार्य जो नियंत्रण मंडल के हाथों में था। तो इसमें कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र था उसको पहली बार क्या कहा गया था, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कि क्या फैक्ट इसमें दिए गए थे और क्या चेंजेस इसके अकॉर्डिंग लाई गई थी। इसके नेक्स्ट में क्या है, नोट, अपने निर्णय को लागू करने और प्रधान सेनापति की शक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार किसका था। सबसे पहले ये आपसे पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके पास परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार था और उसके पास प्रधान सेनापति की भी शक्तियाँ थीं। तो आपसे कई बार ऐसा आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये दोनों अधिकार पाने वाला जो आपका गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो ये दोनों अधिकार पाने वाला सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो पहला गवर्नर जनरल था जिसको ये दोनों अधिकार प्राप्त थे कि वह अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू कर सके और उसके पास प्रधान सेनापति की भी जो शक्तियाँ थी वो थी। तो ये दोनों अधिकार पाने वाला ये जो पहला गवर्नर जनरल है वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आइए आगे देखते हैं। अगला जो चार्टर एक्ट था वो आया था 1793 ईस्वी में। तो इस कंपनी के अंडर जो भी शासन था उसके अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में जो भी एक्ट पारित हुए थे उसमें हमारा नेक्स्ट है कि जो चार्टर एक्ट 1793 है वो आया था 1793 में। तो इसमें क्या किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो व्यापारिक अधिकार हैं, जो व्यापारिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा प्राप्त हुए थे उन अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें नेक्स्ट फैक्ट है कि जो चार्टर एक्ट जो था 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें जो निदेशक मंडल था जिसमें 6 सदस्य बताए गए थे निदेशक मंडल में, उसके जो सदस्य थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। तो जो 1793 का चार्टर एक्ट था इसमें सबसे पहला तो ये था कि जो कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका जो अधिकार था व्यापारिक अधिकार वो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। और इसमें दूसरा था कि जो सदस्य थे जो कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को कंट्रोल करते थे, उनको संभालते थे, उनके जो नियंत्रण मंडल के जो सदस्य थे जिसमें 6 सदस्य बताए गए थे उनको जो वेतन था वो देने की व्यवस्था की गई थी भारत के राजस्व से। अगला चार्टर था चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 तो इसमें क्या किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक जो एकाधिकार था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार कर सकती है, उस एकाधिकार को यहाँ पर क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा जो कुछ प्रतिबंधों, कुछ बैन या कुछ प्रतिबंधों के साथ जो बाकी के अंग्रेज थे, बाकी की कंपनियाँ थी, ब्रिटिश कंपनियाँ, उनको व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पर मोनोपॉली थी वो खत्म कर दी गई। लेकिन इसमें जो चाय पर एक अधिकार था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाय का व्यापार करती थी उस पर, और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय पर व्यापार जो करती थी, चाय का और चीन के साथ व्यापार था, उस पर इसकी मोनोपॉली रही, इससे खत्म नहीं किया गया। केवल इसका भारत के साथ अन्य वस्तुओं के साथ जो व्यापार पर मोनोपॉली थी, एक अधिकार था, उसे खत्म कर दिया गया। और कुछ प्रतिबंधों के साथ बाकी की जो ब्रिटिश कंपनियां थी उनको भी व्यापार करने का अधिकार मिल गया। जो चार्टर एक्ट था 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये जो प्रेसिडेंसियाँ थी, 3 प्रेसिडेंसियाँ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, अगर कोई भी रूल्स बनाती हैं या फिर कोई भी विधि बनाती हैं तो इनका अनुमोदन ब्रिटिश संसद के द्वारा करना अनिवार्य होगा, क्योंकि इनके द्वारा बनाया गया कोई भी रूल्स, कोई भी एक्ट या कोई भी विधि केवल तभी पॉसिबल है, तभी वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है, तभी वो बन सकती है जब उनको ब्रिटिश संसद के द्वारा परमिशन दी जाए। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा इनके द्वारा बनाई गई किसी भी विधि का अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट जो 1813 था उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको गवर्नर जनरल, गवर्नर्स और प्रधान सेनापति जो भी थे उनको नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इनको नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन ये केवल ब्रिटिश क्राउन की जो स्वीकृति थी उसी के अकॉर्डिंग ये नियुक्त कर सकते थे। तो इसमें क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर्स और जो प्रधान सेनापति थे उनको नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। अपॉइंटमेंट कर सकते थे ये उनकी, और लेकिन ये इसके लिए उनको ब्रिटिश क्राउन की जो परमिशन थी वो रिक्वायर्ड थी कि ये बिना परमिशन के ये इन्हें नियुक्त नहीं कर सकते। तो कंपनी को अधिकार तो मिल गया लेकिन उसके लिए परमिशन थी ब्रिटिश क्राउन की। तो ब्रिटिश क्राउन की परमिशन से ये क्या कर सकते थे, गवर्नर जनरल नियुक्त कर सकते थे, गवर्नर्स नियुक्त कर सकते थे, और प्रधान सेनापति थे उनको ये नियुक्त कर सकते थे। नेक्स्ट चार्टर एक्ट 1813, ये चार्टर एक्ट 1813 ही जो चल रहा है उसमें 1813 में इसमें क्या किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत के प्रदेश जो भी थे जिन पर कंपनी का जो अधिकार था उस पर राजस्व, और भारतीय प्रदेशों पर और राजस्व नियंत्रण पर इसका अधिकार दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवेन्यू कलेक्शन का अधिकार दे दिया गया। लेकिन इससे ये बात डिफेक्ट नहीं होती है कि जो ब्रिटिश क्राउन था उसकी जो इंपॉर्टेंस थी या उसकी जो प्रभुत्व था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो
रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार दे दिया गया कंपनी को। और जो भारत की शिक्षा थी, भारत की एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए, इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए ईयरली खर्च करने का प्रावधान दिया गया कि जो भारतीय एजुकेशन है वो ईयरली 1 लाख रुपए उस पर खर्च किए जाने चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया 1813 का जो एक्ट था उसके अंडर। नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया था कि जो सेंट्रलाइजेशन है वो स्टार्ट होने लगा था, कि भारत का केंद्रीकरण स्टार्ट होने लगा था। तो इसमें सबसे पहले क्या किया था कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल जिसमें बोला गया था पिछले एक्ट में, तो उसको क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को इन्होंने क्या कर दिया, भारत का गवर्नर बना दिया। बंगाल के गवर्नर को इन्होंने क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी जो नागरिक और सैन्य शक्तियाँ थी वो इंक्लूडेड थी। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को धारण करता था भारत का जो गवर्नर जनरल है वो। इस चार्टर एक्ट 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके अकॉर्डिंग भारत का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और भारत की जो परिषद के नियंत्रण, परिषद के जो निर्णय था उसको निरस्त करके खुद के निर्णय को लागू करने वाला अधिकार पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको याद रखना है कि वैसा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो भारत का गवर्नर जनरल था जिसमें सभी सैन्य और नागरिक शक्तियाँ थीं, ऐसे भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर जनरल थे उनको विधायी शक्तियों से उनको वंचित कर दिया गया। विधायी शक्तियों से बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को वंचित कर दिया गया। लेकिन जो भारत का गवर्नर जनरल था, इंडिया का जो गवर्नर जनरल था जिसको सबसे पहले बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो इनको क्या था कि जो विधायिका के असीमित अधिकार प्राप्त थे, इनको पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्राप्त थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको विधायिका के जितने भी अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग जो सिविल सेवक थे उनके लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था कि एक खुली प्रतियोगिता, एक कंपटीशन एग्जाम रखा जाए उनके लिए। लेकिन यह जो लाया गया था यह प्रावधान कि सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट के लिए खुली प्रतियोगिता एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम को रखा जाए, यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए यह इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। लेकिन यह प्रावधान लाया गया था कि जो सिविल सर्विसेज के लिए जो कैंडिडेट हैं, जो सिविल सेवक हैं, उनके लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। लेकिन यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसको खारिज कर दिया। जो गवर्नर जनरल थे उसकी जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उस परिषद में फर्स्ट जो पहले विधि सदस्य थे वो कौन थे, मैकाले। तो ये भी आपको याद रखना है, ये लर्न रखना है आपको कि जो ये कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जो गवर्नर जनरल परिषद थी उसके फर्स्ट जो विधि सदस्य थे उसका नाम बताइए। तो आपको ये याद रखना है कि मैकाले फर्स्ट विधि सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद के, उनका नाम मैकाले था। चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग जो भारत में दास प्रथा थी उसको विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया कि जो दास प्रथा है वो विधि के विरुद्ध है, इसलिए ये प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसा चार्टर एक्ट 1833 में यह विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। लेकिन इस दास प्रथा को समाप्त किया गया 1843 ईस्वी में। तो दास प्रथा समाप्त कब हुई, 1843 ईस्वी में। और इसे विधि के विरुद्ध घोषित कब किया गया, 1833 के चार्टर में। आइए आगे देख। नेक्स्ट और अंतिम चार्टर है 1853 का जो चार्टर है वो इस श्रृंखला में सबसे लास्ट है। तो इसमें क्या गया, भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इसके अंदर क्या किया गया कि जो विभिन्न क्षेत्र और प्रांत थे, भारत के विभिन्न क्षेत्र और प्रांत, इनके लिए इन प्रांतों के जो लोकल प्रतिनिधि थे इनको इनका सदस्य बनाया गया। प्रांतों के प्रतिनिधियों को प्रांतों के जो सदस्य थे इनका प्रतिनिधि बनाया गया तथा इनको प्रतिनिधित्व, इसमें जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। इसमें क्या किया गया, जो क्षेत्रीय भारत में जो 12 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, 12 सदस्यीय विधान परिषद का जो गठन किया गया था उसमें सबसे पहले किया गया था जो क्षेत्रीय विधान परिषद है उसके सिद्धांतों को लागू किया गया था। क्षेत्रीय विधान परिषद के सिद्धांत 1853 का जो एक्ट था, इसके प्रमुख जो प्रावधान थे वो क्या क्या है, ये देखते हैं कि जो बंगाल का प्रशासनिक कार्य था वो उसके लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। बंगाल के जो प्रशासनिक कार्य थे उसके लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। और जो विधि के सदस्य थे मैकाले, जिनको नियुक्त किया गया था, पहले थे विधि सदस्य मैकाले, तो विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। और जो कंपनी थी, कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे उन पर सीधी भर्ती की जो प्रक्रिया थी उसको खत्म करके और उसका जो वेस था कंपनी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने का, उसका आधार बना दिया गया प्रतियोगी परीक्षा की। जो कंपनी के विभिन्न पद हैं उन पर नियुक्ति अब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाएगी। तो ये थे हमारे चार्टर एक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट।